देखिए, हर साल जेई एडवांस स्पेशली ऐसा क्वेश्चन देता है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पढ़ाने के तरीके को एक्सपोज करता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, जेई 2026 का पीवाईक्यू है। और ये पीवाईक्यू आने के बाद काफी जगह कोचिंग क्लासेस को समझ में आया कि इस तरह की चीज पढ़ानी चाहिए। उन्होंने पहले नहीं पढ़ाई थी। हमने अपने चैनल पे इक्विवेलेंस रिलेशंस, बेल नंबर को अच्छे से कवर किया था। पर हुआ क्या कि जब वो वीडियो डाला, आप उस वीडियो में जाके अभी भी देख सकते हैं, तो जो बच्चे उन कोचिंग क्लासेस वगैरह को फॉलो कर रहे थे, उन सब ने ट्रोल करके ऐसे कमेंट्स डाले, ये तो सिलेबस में नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हो, जबकि उस मेंस में आया उसके बाद। तो ट्रोलिंग हुई, तो हम और ज्यादा वीडियो जो डालना चाहते थे इसके ऊपर, वो नहीं डाल पाए। अब होता क्या है कि बच्चे कई बार किसी चीज को आउट ऑफ सिलेबस रिगार्ड करके क्यों छोड़ देते हैं, फिर एग्जाम उनको सरप्राइज करता है। ये हम इस वीडियो में समझेंगे, और स्पेशली इक्विवेलेंस रिलेशंस को हम बेसिक से समझेंगे कि जो वीडियो हम उस वक्त डालना चाह रहे थे बट ट्रोलिंग की वजह से रुक गए, उस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले थे इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में। और हम सारे एस्पेक्ट को उस तरह से कवर करेंगे जो चीजें आप बच्चा खुद सोच सकता है, और इसलिए जेई पूछेगा। अब ये अब ये भी एक थॉट है कि भाई, जब मुझे खुद याद है कि वो वीडियो डालने के बाद ना मुझे काफी पिंच हुआ था कि यार मैं एक तो अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, लोग बोल रहे कि नहीं नहीं ये नहीं पढ़ना है, और देखो वो सबक मिला। तो होता क्या है कि कई बार ना दो तरह की पढ़ाई होती है। टैली ड्रिवन सिलेबस को करना होता है, और एक होता है अंडरस्टैंडिंग ड्रिवन। टैली ड्रिवन में क्या होता है कि जो सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड कर लो ना, उसमें जो चीजें लिखी हैं लोग उन्हीं को करते हैं। उनको लगता है वही कर लिया तो सिलेबस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कॉशी इनइक्वालिटी उसमें मेंशन नहीं है, पर जेई में क्वेश्चन आया है। तो लोग जो सिलेबस के पीडीएफ में, वो सिर्फ एक गाइडलाइन की तरह होता है, और उससे उसके बाद वो कहते हैं सर हमने तो पीवाईक्यू सारे करके देखे, हमसे तो सारे हो रहे हैं, ये कोई गलत तरीका थोड़ी है। वो पीवाईक्यू का इल्यूजन उनको इसलिए होता है क्योंकि वो तैयारी पीवाईक्यूज को लिस्ट बना के, अच्छा ये आ गया ये आ गया ये आ गया, उसके हिसाब से वो वाली चीजें पढ़ा दी जाती है। तो आपको प्रीवियस पीवाईक्यू तो करते वक्त ऐसे ही लगेगा कि हाँ मुझे सब आता है, बट बात यह है कि आपको बहुत बाउंड्रीज में रख के वो चीजें कराई गई हैं। आपके दिमाग को बिल्कुल भी इधर उधर सोचने पर मजबूर नहीं किया गया। वहीं पे होती है दूसरी अंडरस्टैंडिंग ड्रिवन पढ़ाई, कि मतलब ठीक है सिलेबस में जो दिया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी जो चीजें बच्चा इन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके सेल्फ डिराइव कर सकता है, उसके बारे में बात जरूर होनी चाहिए। और बच्चे को उन चीजों से चैलेंज मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन ना कर पाए, पर क्वेश्चन नहीं कर पाएगा तो भी जब वो देखेगा हाँ ये मैं खुद सोच सकता था, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या पॉइंट है। उसी का वो एग्जांपल है जो जो जेई 2026 का वो पीवाईक्यू है, और ऐसा 25 में भी आया, 25 में भी एक्सपोज होता है, 24 में, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है। क्योंकि जेई ये बिलीव नहीं करता कि मैंने जो पीडीएफ छापा इसी में से क्वेश्चन दूंगा। लोग तो पीडीएफ को ऐसी पत्थर की लकीर मान लेते हैं कि इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं लिखा है तो उस पर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, एजीपी नहीं लिखा है उस पर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आता है, आता है। जो चीजें उस सिलेबस की थॉट से हम खुद डिराइव कर सकते हैं वो सिलेबस के अंदर ही है, वो पूछेगा ही टेस्ट करने के लिए। नॉनदलेस, तो चलिए, ये वीडियो हमारा अंडरस्टैंडिंग ड्रिवन होगा, और इस वीडियो में ट्रोलिंग मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीजें आपको जरूरी हैं। वो आराम से पूछी जा सकती है, क्योंकि सिंपल लॉजिक, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सिंपल रिलेशंस एंड फंक्शंस उसका रोल है। ऑल्सो हमने एक 18 प्लस वीडियो बनाया था, ये उसका सेकंड पार्ट भी है, जिसमें हमने 6 फंडे कवर किए थे। ये 7वें के बाद वाले फंडे हैं। वो वीडियो भी, जिसका थंबनेल आपको दिख गया होगा, वो भी हाईली रिकमेंडेड टू वॉच, उसको देख सकते हैं, तो आपको काफी फायदा होगा। वो बाकी रिलेशंस के बारे में बात करते थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसके बारे में, उसके काफी कॉम्बिनेशन, उसमें काफी अच्छी चीजें हमने कवर की हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, विल कम टू दैट। बट पहले जरा थोड़ा सा मैं ब्रशअप करा दूं। रिफ्लेक्सिव वो होता है कि अगर उस रिलेशन में सारे x, टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो है वहां पे, एक भी ऐसा नहीं है जो गायब होना चाहिए वहां पे। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर x, y है तो y, x भी होना चाहिए। अगर x, y नहीं है तो y, x की ऐसी कुछ वो नहीं है, पर अगर एक है तो उसका y, x प्रेजेंट होना चाहिए। और ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर x, y है और y, z है, दोनों है, तो ये तीसरे वाले x, z के होने की गारंटी है, ये होना चाहिए। अगर खाली एक है तो वो कुछ नहीं कह रहा होता है। जो रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं।
अब इनको गिनते कैसे हैं, हाउ डू यू काउंट, हाउ डू यू विजुअलाइज? तो एक स्मॉल एग्जांपल लेता हूं सेट ए का, जिसमें ABCDE एलिमेंट्स हैं। यहां पे मैंने लिखा, ये मैंने बताया था किस तरह से हम मैट्रिक्स की फॉर्म में हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये एक मैट्रिक्स है, हम इस इधर जो रिलेशन बनाएंगे ए पर, वो इधर रिप्रेजेंट करेंगे, जो आपको भी याद होगा 0 या 1 से रिप्रेजेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो उसमें सबसे पहले जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं, इन सब पे 1 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। अब इन सब पे 1 1 1 1 क्यों आएगा? दैट इज द क्वेश्चन। भाई समझिए, क्योंकि उसे रिफ्लेक्सिव होना है, तो ए कॉमा ए प्रेजेंट होना चाहिए, बी कॉमा बी प्रेजेंट होना चाहिए, सी कॉमा सी, डी कॉमा डी और ई कॉमा ई। तो यानी ये तो प्रेजेंट होंगे, तो डायगोनल पे तो पक्का 1 1 1 1 आएगा ही। इसके अलावा आप ऐसे सोचिए कि अगर मान लीजिए ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये दोनों भी प्रेजेंट होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसको सिमेट्रिक होना है। अगर ए कॉमा बी और ए कॉमा सी प्रेजेंट है, तो बी कॉमा ए और सी कॉमा ए भी प्रेजेंट होंगे। इसके अबाउट सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्रिक की वजह से। और अगर हम यहां पे ट्रांजिटिव का भी रोल ले आए, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ए कॉमा बी था, ए कॉमा सी ऑलरेडी था, ये भी था और ये भी था और ये भी था। तो ए कॉमा ए कॉमा सी, ए कॉमा सी है, और बी कॉमा ए है। तो जब देखिए बी कॉमा ए है, ए कॉमा सी है, तो बी कॉमा सी होना पक्का जरूरी है, तो आपको यहां भी टिक लगाना पड़ेगा, और अगर यहां टिक लगा दिया तो यहां भी टिक लगेगा। तो इस तरह से आपने यहां पर ना ये सारे फिल कर दिए, इन सब जगह 1 1 1 आएगा। एक और छोटा एग्जांपल लेके देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया, तो ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल है। इसमें ये एलिमेंट ये आप लिख सकते हैं। इसको जब आप लिख के देखेंगे, ये इक्विवेलेंस बनेगा। अब आपने भी यहां पे एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि ये यहां पर भी देखो ऐसे स्क्वायर जैसा बन रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी देखो ऐसे स्क्वायर जैसा बन गया, और ये छोटे छोटे दो स्क्वायर्स हैं, ये स्क्वायर जैसा बन रहा है यहाँ पे। तो होता ही है इक्विवेलेंस रिलेशन में ना, इस तरह के स्क्वायर्स बनते ही बनते हैं। उन स्क्वायर्स में सब जगह 1 1 1 लिखा होगा। अब वो डिपेंड करता है स्क्वायर कितना बड़ा है। मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर है, तो सब सारे के सारे 1 आ जाएंगे। अगर ये 2 क्रॉस 2 का है, तो इसमें 4 1 होंगे। अगर ये A1 क्रॉस 1 का है, तो ये कितने स्क्वायर्स बनेंगे ये भी फिक्स नहीं है, पर बनेंगे स्क्वायर्स ही, और स्क्वायर्स के बाहर वाले एलिमेंट सारे 0 होंगे। दिस इज व्हाट यू ऑब्जर्व। सवाल उठता है ये स्क्वायर्स का रीजन क्या है, स्क्वायर्स क्यों बन रहे हैं, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो आइए उस रीजन को भी एक्सप्लोर करते हैं। मान लीजिए ए जो है ABCD से रिलेटेड है। एक एग्जांपल देके दिखाता हूं मैं आपको, और आप वो एग्जांपल से समझ जाएंगे कि जनरलाइज वे में बात हो रही है। एक सेट ले लिया ABCDEFG, इसके ऊपर रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ए जो है, मान लीजिए ABCD से रिलेटेड है, ए तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपका वो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है। तो उसके अलावा मान लीजिए वो B, C और D से भी रिलेटेड है। तो अगर ए जो है उनसे रिलेटेड है, तो आप समझ सकते हैं इनका जब मैट्रिक्स बनाएंगे, ये ABCDEFG यहां लिखा, ABCDEFG यहां लिखा, तो एक तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, तो यहां तो 1 1 1 1 आएंगे ही आएंगे। ए क्योंकि BCD से भी रिलेटेड है, तो ये जगह 1 आ जाएगा। अब इसके 1 आने की वजह से, क्योंकि वो सिमेट्रिक है, तो आप समझ सकते हैं यहां भी 1 गारंटी आएगा, ये क्योंकि सिमेट्रिक होना है, इसके अबाउट सिमेट्री होती है, तो ये तो होगा ही होगा। अब अगर ये चीज हमें समझ में आती है, तो लुक एट दिस वेरी केयरफुली। यहां जो खाली वो बचे ना, ये भी पक्का फेल होंगे। क्यों फेल होंगे, लेट मी एक्सप्लेन। ये 1 क्यों आएगा, B, C। अब आप एक चीज सोचिए, ए जो है ABCD सबसे लिंक्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका B, A प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ दिस, और A, C तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो B, A और A, C इन दोनों के होने की वजह से आपको समझ में आ रहा है B, C का होना गारंटी हो गया, क्योंकि ये यहां पे जब सारे बने ना, तो ये A, C, A, D वो सब प्रोड्यूस कर रहा है, और ए खुद इन ABCD खुद ए से रिलेटेड है ही।
तो इसके साथ ये तो आना ही है, और ऐसे ये भी आएगा। अच्छा, अगर ये दोनों आ गए तो इसका मतलब बी की भी मजबूरी है अब एबीसीडी सबसे रिलेट होना। ऐसे ही सी की भी आएगी, ऐसे ही डी की भी आएगी। आप खुद सोच सकते हैं इसका मतलब कि, और अभी मैंने क्या प्रूव किया आपके सामने कि अगर ए जो है एबीसीडी से लिंक्ड है, तो जिनसे वो लिंक्ड है वो एलिमेंट भी सारे के सारे एबीसीडी से लिंक होंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर ए एबीसीडी से लिंक्ड है तो बी भी एबीसीडी से लिंक्ड है, सी भी एबीसीडी से लिंक्ड है, और डी भी एबीसीडी से लिंक्ड है। ये होगा ही होगा, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की वजह से आना ही आना है। क्योंकि हर बार जब भी आप सोचोगे ना कि यार ये वाला एलिमेंट मैं गायब कर देता हूं, लेट्स से मैं ये वाला एलिमेंट गायब कर देता हूं, तो आप क्या सोच रहे हैं, सी कॉमा डी गायब कर रहे हैं। अब सी कॉमा डी आपने गायब किया, पर ध्यान से देखो, सी कॉमा डी गायब किया तो सी कॉमा ए तो ऑलरेडी होगा ही होगा बिकॉज ऑफ दिस कॉलम, और ए कॉमा डी होगा ही होगा क्योंकि ए ने तो पहले डिसाइड कर लिया मैं इनसे कनेक्टेड हूं। तो सी कॉमा डी कहेगा मेरे को क्यों हटा रहे हो भाई। तो आप समझ सकते हैं स्क्वायर के अंदर जितने भी आएंगे ना, ये वन कोई भी अपना रास्ता छोड़ेगा नहीं, ये कहेगा हम तो होंगे ही होंगे। तो अगर एबीसीडी से ए रिलेटेड है तो बी भी एबीसीडी से रिलेटेड है, सी भी एबीसीडी से रिलेटेड है, डी भी एबीसीडी से रिलेटेड है। तो ये हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ऐसा ये तो बनेगा। अब हम एक और चीज प्रूव करते हैं कि मान लीजिए बी डिसाइड करता है मैं किसी और से भी लिंक्ड हूं, ई से, जो बाकी नहीं है, मैं स्पेशल कुछ काम करूंगा। अगर वो ये बात कह रहा है कि बी ई से लिंक्ड है, तो आप एक चीज समझ सकते हो कि बी जो है ई से लिंक्ड है बिकॉज ऑफ ये वन आपने डिसाइड किया, और ए पहले ही बी से लिंक्ड है क्योंकि पहली रो तो आपने बाय डिफॉल्ट ही फिल करी थी, ये तो होगा ही। तो ए कॉमा बी है, बी कॉमा ई है, तो ए कॉमा ई होना चाहिए। तो तुम्हें समझ में आ रहा है यहां पर भी एक वन आना चाहिए। अब अगर यहां पर वन आना चाहिए तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, गड़बड़ है। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है? क्योंकि आपको सोचो हमने शुरू में डिसाइड किया था कि ए जो है एबीसीडी से कनेक्टेड है, बाकी किसी से नहीं है, तो ये कैसे आ गया? तो इसका मतलब बी के लिए जो हमने ब्लू वाला वन बनाया है ये गलत है। इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि अगर आप कोई एलिमेंट डिसाइड करता है ना कि मैं इनसे कनेक्टेड होऊंगा इक्विवेलेंस रिलेशंस में, तो वो जिनसे कनेक्ट हो रहा होता है वो भी उन्हीं से ही कनेक्ट हो रहे होते हैं और किसी और से नहीं हो रहे होते हैं। तो मतलब इफ ए रिलेट्स टू ए बी सी डी ई, लेट्स से ए बी सी डी ई, ई यहां पे एक्स्ट्रा लिख दिया, ए बी सी डी, then every element out of ABCD relates to ABCD and only to ABCD। तो मतलब अपने सेपरेट सेपरेट ऐसे खाने बना लेते हैं ये कि भाई हम जो है ना ये एक डब्बे में बंद रहेंगे, हमारा इसके बाहर से कोई योगदान है नहीं, हमें किसी से कनेक्टेड होना नहीं है। बी ने कनेक्ट होने की कोशिश की, मना हो गया। तो इसको ये एक बॉक्स इस तरह से बनता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऐसे स्क्वायर्स बनेंगे, किस साइज के बनेंगे, कितने बनेंगे वो नहीं पता, पर स्क्वायर्स बनेंगे। अब इधर भी देखो, जैसे ई और एफ ने डिसाइड किया हम दोनों आपस में कनेक्टेड है, अगर ई और एफ ने डिसाइड कर लिया हम दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो ई और एफ आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, किसी और से नहीं होंगे। तो वापस यहां पे एक स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर के बाहर क्या आएगा? जीरोस आएंगे। तो स्क्वायर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, ये बात गारंटी है। अब बात आती है लोग, अच्छा लोग इसके लेके एक एग्जाम्पल देते हैं। तो हम समझते हैं कि भाई एग्जाम्पल ये आता है कि सर देखो मैं ये वाला एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, ए इज रिलेटेड टू ए बी डी, ए बी और डी से रिलेटेड है। तो अब जब मैं इसका बनाऊंगा डायग्राम, तो ए बी और डी से रिलेटेड है, सी से नहीं है, तो ठीक है, ये बी भी ए बी और डी से रिलेटेड होगा, सी कॉमा सी होना ही है, और डी भी ए बी और डी से होगा। अब सर देखो यहां तो कोई स्क्वायर नहीं बन रहे, यहां तो कोई स्क्वायर नहीं बन रहे, यहां तो कोई, कहां है स्क्वायर आप दिखाओ। देखो समझो बात को, ये जो ए बी सी डी ई है ना, ये सिर्फ एलिमेंट्स के नाम है। कोई ऐसा नहीं बोला कि पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है फिर सी लिखना है। तुम आराम से इनको शफल भी कर सकते हो, दीज आर जस्ट एलिमेंट्स। मैं शफल करके दिखाता हूं, वापस आपको स्क्वायर मिलेगा, कैसे मिलेगा दिखाता हूं, लेट मी शो यू। तो सबसे पहले सी और डी को इंटरचेंज मारते हैं, तो ऐसे ए बी डी लिखते हैं, और इधर भी ए बी डी लिखेंगे। ए बी डी सी ई, ये देखिए, ये लीजिए, और यहां पे भी नाम क्या आ जाएगा? ए बी डी
CE। लो जी, बन गया। तो स्क्वायर्स गारंटीड बनेंगे, पक्का, फॉर श्योर। तो आप उससे घबराइएगा नहीं ये सोच के कि अरे यार इसमें स्क्वायर नहीं बन रहे, तो स्क्वायर्स तो गारंटी बनना ही बनना है। अब कहानी ऐसी है कि ये जो स्क्वायर्स बनते हैं ना, इन स्क्वायर्स के अंदर, ये आप समझ रहे हैं, ये डब्बा बना है, तो इस डब्बे में पता लग रहा है कि कौन से एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, फिर दूसरे डब्बे में पता लग रहा है कौन से एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, तीसरे में पता लग रहा है कौन से एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो उन एलिमेंट्स को ही अगर एक साथ लिख दिया जाए तो भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उस तरह से लिखने को, कि अब जैसे मैंने बताया ना पिछले वाले में, ए बी डी आपस में कनेक्टेड थे, सी आपस में कनेक्टेड था, और ई अपने से कनेक्टेड था। तो ये जो लिखना होता है ना, ये इसे इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। इसे इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं, जो बेसिकली कुछ नहीं है, डब्बे की एक्स डायरेक्शन है और कुछ नहीं है जो बॉक्स बनता है। तो हर एक एलिमेंट अपनी इक्विवेलेंस क्लास के सारे एलिमेंट से रिलेट करता है, और उस इक्विवेलेंस क्लास के सारे एलिमेंट भी उस इक्विवेलेंस क्लास के सारे एलिमेंट से रिलेट करते हैं, किसी बाहर की तरफ को नजर उठा के भी नहीं देखते। और हर एलिमेंट किसी ना किसी इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग जरूर करता है, वो खाली नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट खाली है तो आप समझ सकते हैं पूरी पूरी रो में जीरो आ गया, तो इसका मतलब फिर वो रिफ्लेक्सिव से ही लड़ाई कर जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में डायगोनल में तो वन आता ही है। तो ये बनता है। तो अभी जो हम समझ चुके हैं, इक्विवेलेंस क्लास पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या हमने समझा। कि सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन होते क्या है, व्हाट आर द इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा, जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन को डायग्राम में बनाते हैं तो स्क्वायर्स आते हैं, और स्क्वायर्स आने की गारंटी होती है, और स्क्वायर्स आने की गारंटी के साथ साथ उन स्क्वायर्स की का नाम होता है जिसको हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया, अभी इक्विवेलेंस क्लास को थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं फंडा नंबर 10 में, कि इस सेट ए के लिए कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे जिनकी दो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, कितने स्क्वायर्स बनने वाले हैं, दो स्क्वायर्स बनने वाले हैं। अब पहले याद रखिएगा, स्क्वायर्स के अंदर ऐसा हो सकता है पहला स्क्वायर में एक एलिमेंट हो, दूसरे में तीन एलिमेंट हो, टोटल एलिमेंट तो चार ही है। या फिर ऐसा हो सकता है, मतलब पहला स्क्वायर 1x1 का बने, दूसरा 3x3 का बन जाए, मतलब दो स्क्वायर बन रहे हैं, एक 1x1 का, एक 3x3 का, पहला बाद में की बात नहीं कर रहा हूं। और हो सकता है दूसरे दोनों के दोनों 2x2 और 2x2 के बने। ये मत बोलिए पहला 3 और बाद वाला बन, नहीं, वो इसी के अंदर ही बात हो रही है। तो अब सवाल उठता है कि वो एलिमेंट्स यहां पर कैसे पहुंचेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो पहला वाला हो, जिसमें ये वाला हो, उसमें ए एलिमेंट अकेले अपने से रिलेटेड है, और बी सी डी ने मिलकर ये दूसरा वाला डब्बा बनाया। बी पहले में है, ए सी डी ने, सी फिर ए बी डी, और डी फिर ए बी सी। तो चार उस तरह के आ सकते हैं। और ऐसे ही 2,2 वाला, ए बी एक डब्बे में, सी डी दूसरे डब्बे में, ए सी एक डब्बे में, बी डी दूसरे में, ए डी और फिर एक बी सी। तो टोटल मिला के ये सात आते हैं, और हर सात एक रिलेशन को बिलोंग करता, मतलब रिलेशन को सिग्निफाई करता है। जैसे इधर देखिए, जैसे ये वाला है ए सी बी डी वाला, ये कौन सा रिलेशन है, इसको मैं ऐसे लिखूं ना, ए बी सी डी ए बी सी डी, तो इधर ये 1 0 1, क्योंकि ए जो है ए और सी से रिलेटेड है, सी भी ए और सी से रिलेटेड है, बी रिलेटेड है बी और बी से, और बी और डी से। ये लीजिए, और आपको लग रहा होगा स्क्वायर्स नहीं दे रहा है, इसमें आप शफल कर लीजिए, वो अपने आप स्क्वायर बन जाएगा। तो टोटल मिला के जो क्वेश्चन था ना, कि भाई हाउ मेनी, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस हैविंग टू इक्विवेलेंस क्लासेस, तो आंसर सिंपली 7 है। तो 7 रिलेशन होंगे। वो 7 रिलेशन आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो रिलेशन वाली फॉर्म में। कैसे, मान लीजिए ये वाला लिखना है, ये वाला लिखते हैं लेट से। तो एक तो सी कॉमा सी तो बैठा ही है, वो अकेला ही है। अब ए जो है ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, डी से रिलेटेड है, बी भी ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, डी से रिलेटेड है, और डी भी ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, और डी से रिलेटेड है। आप ऑब्जर्व करोगे मस्त इक्विवेलेंस रिलेशन है ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हर एक केस के कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो 7 इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएंगे। तो आप यहां तक समझ चुके हैं कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन होते क्या है। जब उनको उस मैट्रिक्स में बनाया जाता है तो अल्टीमेटली वो स्क्वायर्स दे रहे होते हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, कि कोई एलिमेंट डिसाइड करे कि मैं कितनों से रिलेट करूंगा, और एक बार वो डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन अब बाकी सब पर भी
पिक हो जाएगा, वो उनकी चॉइस बचेगी नहीं। फिर उसने चूज कर लिया तुम, मैं तुमसे रिलेट कर रहा हूं, बस हो गया भाई। अब उनको भी यही इसी ग्रुप में ही काम चलाना पड़ेगा। इसी ग्रुप में हर एलिमेंट किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट होता ही है। अब आगे समझते हैं। तो टोटल 7 रिलेशंस थे। अब तुम एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि हम दो डब्बों में एक डब्बे में ए को डाला, दूसरे में बी सी डी को डाला, फिर एक में बी को डाला, एक में ए सी डी को डाला, एज इफ कि हमारे पास 4 चॉकलेट्स हैं। हमारे पास 4 चॉकलेट्स हैं, ए बी सी और डी, और इन्हें हम 2 आइडेंटिकल डब्बों में डाल रहे हैं, बेसिकली ग्रुपिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा? अगर हम ग्रुपिंग करके भी आंसर निकालेंगे तो भी आंसर 7 ही आएगा। ये ग्रुपिंग जैसा ही तो काम हो रहा है, इसलिए इसका क्वेश्चन पीएनसी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता ना 4 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स को 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालो, तो हम ऐसे ही कह रहे होते, आइदर 3 1 2 2। अब इधर 4C3 इंटू 1, ये एक वे। इधर 4C2 2C2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ग्रुपिंग है ना। ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 6/2 3, ये देखो ऐड करके वापस 7 आ गया। तो बिल्कुल पीएनसी से कनेक्टेड है। तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे अगर क्लास का नंबर गिवन है हमें? दिस क्वेश्चन इज इक्वलेंट टू आस्किंग कि उतनी चॉकलेट्स को उतने बॉक्सेस में डालो, चॉकलेट डिस्टिंक्ट है, बॉक्सेस आइडेंटिकल है, और ग्रुपिंग के हिसाब से आंसर निकालो। ये क्वेश्चन दोनों सेम है। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दैट दीज टू क्वेश्चंस आर सेम, आप समझ सकते हैं इक्विवेलेंस के साथ साथ पीएनसी का पूरा फ्रंट खुल जाता है। अब जैसे इसी में बोला जाए फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब ध्यान दीजिए, इसने ये नहीं बताया कि इक्विवेलेंस क्लासेस यानी वो डब्बे कितने साइज कितने हैं, एक डब्बा है, 2 डब्बा है, कितना डब्बा है। तो हमें इस केस को अज्यूम करना पड़ेगा भाई मैक्सिमम तो 5 ही डब्बे हो सकते हैं, 6 तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? एलिमेंट 5 है, अगर 6 डब्बे ले आओगे तो कोई ना कोई डब्बा खाली हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी बॉक्स खाली नहीं हो सकता है, हर एलिमेंट किसी ना किसी डब्बे में तो जाना ही जाना है। तो 5 ही हो सकते हैं। तो हमने एक टेबल बनाई कि 5 डब्बे होंगे। ऐसा हो सकता है कि एक में 5 आ जाए, बाकी सब में कुछ ना आए, फिर एक में 4 1, फिर बाकी सब में कुछ नहीं आए, फिर एक में अच्छा ये मत सोचिएगा 4 1 और 1 4 अलग अलग है, बॉक्सेस आर आइडेंटिकल। आप अगर ये सोचे ना कि मैंने ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, ये अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है। दिस इज सेम, ये सेम ही चीज हो रही है। तो 5 1 में बाकी सब में 0, 4 1 में दूसरे में 1 और बाकी सब में 0, फिर 3 1 में दूसरे में 2 फिर बाकी सब में 0, 3 1 1 0 0 2 2 1 0 0। ये सब टेबल आप पीएनसी में बनाना जानते हो। अब हमें ये चॉकलेट्स को इन डब्बों में डालना है। कैसे डालेंगे भाई? पहला पांचों की पांचों एक साथ जा रही है तो 5C5 ये आंसर आ जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है कि कोई एक अकेला है, बस उसको चूज कर रहा हूं मैं 5C1 वे में, बचे हुए 4 अपने आप ही ग्रुप एक साथ बना लेंगे। तीसरा, एक ग्रुप एक चाहिए 2 वाला 5C2, बचे हुए 3 अपने आप ग्रुप कर लेंगे। चौथा 3 1 1, तो जैसे मैंने 5C3 में 3 वाली उठाई, ये 3 तुम एक साथ ग्रुप बनाओ, तुम एक इक्विवेलेंस क्लास में हो। बचे हुए 2 को पता लग गया हमें अकेला ही होना, उधर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो ये 5C3। अच्छा इधर देखिए, मुझे 2 2 1 में डालना है, तो 5C2 3C2, और क्योंकि आइडेंटिकल बॉक्सेस है और ये 2 और 2 सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जिसको पीएनसी में ग्रुपिंग नहीं आती, एक बार मेरा ग्रुपिंग वाला वीडियो जरूर देख ले, तो वो वीडियो भी आपको यहां थंबनेल में दिख गया होगा। नॉनदलेस 2 1 1 1, तो मैंने 5 में से 2 चूज कर लिए जो एक साथ आएंगे। अब बचे हुए 3 है, उनको पता है हमें अकेला अकेला जाना है, तो एक ही वे है। ये 5 है, पांचों के पांचों को अकेला जाना है, तो एक ही वे है। इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 52 आ जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या हम इस आंसर को डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, मतलब इतनी कैलकुलेशन ना करने की जगह? यस, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड बेल नंबर, जो बेसिकली ये बताता है नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन एंड एन एलिमेंट्स वाला सेट। पार्टीशन मतलब वही डब्बे में डालना, आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालना। कोई पार्टीशन खाली नहीं हो सकता, कोई डब्बा भी खाली नहीं हो सकता। डब्बा इज एसेंशियली योर इक्विवेलेंस क्लास। उसको आप
वैसे बोलोगे, समझते हो तो डब्बा बोल सकते हो, उसको अगर आप मैथ्स की फॉर्म में बोलोगे तो इक्विवेलेंस क्लास बोल सकते हो, और उसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाओगे तो वो स्क्वायर आएगा। वो जो स्क्वायर की एक्स वाली डायरेक्शन होती है ना, वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक इक्विवेलेंस क्लास होती है। आप समझते हैं स्क्वायर है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इधर की तरफ कुछ अलग हो और इधर की तरफ कुछ अलग हो, तो एक ही साइड बताने का काम चल जाता है, आपको पूरा बॉक्स नहीं लिखना पड़ रहा है। तो नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन इन एन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ये होता है बेल नंबर। और आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल इक्विवेलेंस रिलेशन से स्ट्रांगली कनेक्ट होगा। क्यों कनेक्ट होगा? वो भी तो यही कर रहा है कि अगर एन एलिमेंट्स का सेट है तो कितने वेज में मैं इनके पार्टीशन कर सकता हूं, वो भी यही जानना चाह रहा है। हर पार्टीशन एक इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगा, वो यही, दिस इज व्हाट इट एसेंशियली वांट्स। तो bn इज नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन इन एन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। अब आंसर हमारा bn से डायरेक्टली आ जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन का। अब जैसे मैं कुछ तो bn तो कॉमन सेंस ही आ जाएंगे, जैसे b1 1 होगा, एक ही एलिमेंट है। अब एक ही एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस क्लास भी, वो बॉक्स भी एक ही होगा, यानी एक एलिमेंट को एक बॉक्स में डालना है बस, तो एक ही वे है। B2 2 होगा। क्यों होगा B2 2? B2 2 का मतलब ये है कि दो एलिमेंट है, अब इन्हें डब्बों में डालना है, डब्बे कितने ये पता नहीं है, वी डोंट नो दैट। तो ऐसा हो सकता है कि या तो दोनों में एक एक डाल दो, दो डब्बे ले आओ, दो से ज्यादा ला नहीं सकते, कोई डब्बा खाली नहीं होना चाहिए, नो बॉक्स शुड बी एम्प्टी। और एक 2 0। अब इसका भी एक ही वे है और इसमें भी दोनों एक साथ जा रहे हैं, इसका भी एक ही वे है, तो ऐड करके 2 आ जाता है, तो कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। B3 5 है। क्यों? अगर तीन एलिमेंट्स हैं एबीसी, तो एक क्लास तो ये होगी जिसमें तीनों के तीनों एक साथ, एक 1 और 2 वाली होगी और एक 1 1 1 वाली होगी। 1 1 1 वाली के भी एक ही एग्जाम्पल होगा, एक में तीन है उसका भी एक ही एग्जाम्पल होगा। ये 1 2 वाली का एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं कि अकेला कौन है और ग्रुप में कौन है, मतलब पेयर में कौन है। तो आप देख सकते हैं, तो तीन केसेस बनेंगे, तो ये तीन प्लस एक मिला के 5 हो गया, तो B3 5 है। B0 1 का मतलब ऐसा है कि कोई एलिमेंट ही नहीं है। इफ देर इज नो एलिमेंट, तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन में हम वो एक ही रिलेशन आएगा आपका, उसको हम 1 बोल देंगे, विच इज योर एम्प्टी रिलेशन। So nonetheless, let's move ahead. इस B0 को 1 लेने का भी ना एक मैथमेटिकल रीजन है। मतलब हमारी एनसीईआरटी तो शायद एम्प्टी सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन भी नहीं करती है, ये चीज है। बट हमें बेल नंबर में B0 को 1 लेके ही प्रोसीड करके आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि आपको इमेजिनेशन तो अजीब लग ही रहा होगा, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या रिलेशन बन रहा है, फिर उसको इक्विवेलेंस क्यों बोल रहे हैं, ये क्या है। अभी के लिए आप मान लीजिए B0 1 है। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि क्या हम कोई ऐसा रिकरेंस रिलेशन निकाल सकते हैं, कोई ऐसा रिकरेंस रिलेशन जिससे हम आगे के बड़े bn का आंसर निकालें। क्योंकि bn का आंसर डायरेक्टली इस चीज का आंसर देगा कि अगर n एलिमेंट का सेट है तो उसके कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो यस, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि मान लो 10 एलिमेंट है, ABCDEFGHIJ, ये 10 एलिमेंट है। अब इन 10 एलिमेंट के लिए हमें डिराइव करना है, मान लीजिए फॉर्मूला। तो हम एलिमेंट ए से बात करते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो। वो यही कहेगा ना कि यार मैं कुछ एलिमेंट चूज कर लूंगा जो मेरे साथ मेरी क्लास में रहेंगे, वो मेरे दोस्त हैं, बाकी उससे मुझे मतलब ही नहीं है, वो जो करना है वो करे। तो डू यू रियलाइज वो क्या करेगा? अब एक किसी क्लास में, लेट्स मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक ही क्लास में 3 एलिमेंट्स और ले लिए ए ने, ए खुद तो है ही, उसके अलावा उसने 3 और चूज कर लिए, और बाकी सबसे बोला तुम अपना काम अपने आप देखो। तो ध्यान से देखो, अगर ए 3 एलिमेंट चूज कर रहा है इनमें से, तो सबसे पहले तो इसी के 9C3 वेज होंगे, और बाकी सब कितने बच गए? भाई ए ने 3 चूज कर लिए, एक एक खुद है, तो 6 और बच गए, उनको अपना काम अपने आप देखना है। तो वो सोचो, उन 6 के अंदर भी बात हो रही होगी भाई तुम्हारे अंदर कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस बन सकती हैं, तुम कितने वे में इक्विवेलेंस रिलेशन बनाओगे, वो भी तो एक छोटा क्वेश्चन बन गया। उन 6 को अपना काम अपने आप देखना है। ए अपने साथ 3 एलिमेंट लेके बैठ गया कि हमारा एक स्क्वायर बन चुका है, तुम बाकी जो करना है करो, जो करना है करो, मतलब वही क्वेश्चन तुम चलाओ। अब 6 एलिमेंट का क्वेश्चन है वो, तो उसका आंसर होगा B6। तो इस सिनेरियो में अगर ए ने डिसाइड किया कि मेरी क्लास में 3 होंगे, तो आंसर आएगा 9C3B6। अब कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ 3 ही एलिमेंट चूज करे, ए ज्यादा एलिमेंट भी चूज कर सकता है। तो B10 का आंसर ये होगा कि हो सकता है ए ने एक भी एलिमेंट चूज नहीं किया एक्स्ट्रा, 9C0, बचे हुए 9 के 9 को अपने आप ही इंतजाम करना पड़ा B9।
ए ने एक एलिमेंट चूज कर लिया अपने अलावा, बी बचे हुए 8 को अपना इंतजाम अपने आप करना पड़ा। ए ने 2 एलिमेंट चूज कर लिए, बचे हुए 7 को अपना इंतजाम अपने आप करना पड़ा, एंड सो ऑन। तो आप समझ सकते हैं एक समेशन बन जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू n 9c 9 माइनस r br, बट 9c 9 माइनस r को आप 9c r भी लिख सकते हो। तो हेंस b10 का आंसर इसके इक्वल है, r इक्वल टू 0 टू 9 9c r br, एंड हेंस दिस फॉर्मूला कम्स bm प्लस 1 इज इक्वल टू r इक्वल टू 0 टू m mcr br। इसमें आपको होमवर्क देता हूं कि B4 B5 जरा निकालिएगा और बताइएगा। तो आप बी का इक्विवेलेंस रिलेशन का, बी का रिकर्शन का फॉर्मूला आप आराम से डिराइव कर सकते हो। प्योर परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्योर रिकर्शन है, जो हमारे एडवांस के सिलेबस में बहुत अच्छे से आता है, आप सोच सकते हो उसको। पर हाँ ऑफ कोर्स एग्जाम में 3-4 मिनट में सोचने में फिर वही देखेंगे कि कौन बच्चा कितना स्मार्टली सोच पा रहा है, यही सब चीजें हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर इनिशियली भी आपका दिमाग इन डायरेक्शन में गया होता है ना, तो आप एग्जाम में एकदम न्यू चीज पर अटैक कर पाते हैं, ऐसा होता है। चलिए अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए किसी इक्विवेलेंस रिलेशन में के है और सेट में एन एलिमेंट्स थे जिसपे वो रिलेशन डिफाइंड है। ए में एन एलिमेंट्स है, पर वो कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आते हैं वो के हैं। आप समझिए वो बनते तो वो स्क्वायर्स के डब्बों से ही बन रहा है। अब हर स्क्वायर में 1 रखे हुए हैं, जितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उतने 1 होते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं उस स्क्वायर के अंदर जितने 1 लिखे हैं, पहले स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर्स होंगे, मान लीजिए लेट से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये 3 स्क्वायर का भी एग्जांपल ले लूं मैं, इसमें A1 है, इसमें B1 है, इसमें C1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू रियलाइज A प्लस B प्लस C n होगा, जितने सारे एलिमेंट होंगे, कोई एलिमेंट छूट के नहीं जा सकता। तो अगर A मान लीजिए ये वाले इतने एलिमेंट्स हैं, B इतने एलिमेंट्स हैं और C इतने एलिमेंट्स हैं, तो A प्लस B प्लस C शुड बी इक्वल टू n, दैट इज 1। ऑल्सो अगर A इतने एलिमेंट हैं तो A ही इतने होंगे, तो यहां पे ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे, मतलब कितने वंस आएंगे, यहां पे A स्क्वायर, यहां पर कितने वन आएंगे B स्क्वायर, यहां कितने वन आएंगे C स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उस रिलेशन का, क्योंकि बाहर तो 0 ही रहता है, आउटसाइड इट इज 0, क्योंकि यही तो 1 1 1 1 1 1 होते हैं, और रिलेशन में 1 रिप्रेजेंट की ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये तो 3 डब्बों की बात थी, मान लो चौथा होता, अगर हम चौथे वाले की बात करें कि 4 क्लास है, तो ए बी सी डी है, तो वापस आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी शुड बी एन। यहाँ पे ए एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे बी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे सी एलिमेंट्स हैं, यहाँ डी एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे ए स्क्वायर 1 होंगे, यहाँ बी स्क्वायर 1 होंगे, यहाँ सी स्क्वायर 1 होंगे, यहाँ डी स्क्वायर 1 होंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू के। अब ऑफ कोर्स हमें नॉन एम्प्टी अलाउड नहीं होते पार्ट ये क्लास बनाना, लेकिन अगर सपोज करो मैं डी को 0 ले लूं, तो आपको पता है ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मैं डी को 0 अलाउ कर दूं तो प्रीवियस वाला बन जाएगा। तो मुझे अगर मैं डी को 0 अलाउ कर दूं तो मुझे 3 वाले को अलग से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, 4 के अंदर ही 3 का काम हो रहा है। तो इसी से आइडिया आ जाता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट जिसपे वो रिलेशन बन रहा है ए एन है, तो पहली बात मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस बन सकती हैं एन, क्योंकि हर एक एलिमेंट को कहीं ना कहीं तो जाना ही है, एन से ज्यादा बना नहीं सकते। तो x1 प्लस x2 हर एक क्लास का जो साइज है उसमें कितने एलिमेंट है उसको हम ऐड करें, तो x1 क्लास का साइज मतलब उसकी जो स्क्वायर बनता है उसकी लेंथ। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn शुड बी इक्वल टू n, यानी हर एलिमेंट किसी ना किसी क्लास में तो है ही। अच्छा 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, यहां पे 0 भी हम अलाउ कर रहे हैं। वहीं साथ साथ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर जब आप ऐड करोगे तो ये उस रिलेशन के अंदर के ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे आपको, कितने हैं वो के इक्वल होगा। और यहां पे हम 0 अलाउ कर रहे हैं, हम इसलिए अलाउ कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने n से शुरुआत की है, n में अगर कुछ 0 हो गए तो वो जरूरी नहीं n क्लासेस बननी थी, n-1 क्लासेस भी हो सकती थी, जिसका भी काम ये हैंडल कर लेगा। तो 0 सॉल्यूशन यहां अलाउ करते हैं। अब इसी चीज को समझते हुए एक ऐसा क्वेश्चन ट्राई कीजिए कि हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशंस आर देयर सच दैट सेट ए में तो 6 एलिमेंट है और रिलेशन में 20 एलिमेंट है। याद रखिए रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, वो होते हैं जो 1 होते हैं, 1 कितने हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का पता है क्या मतलब है, मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम 6 क्लासेस बना सकते हो
और हर एक क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ 1 है वो 20 है ऐड करके। अब आपको इसके होल नंबर सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, जिसमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी लगेगा, थोड़ी सी नंबर थ्योरी भी लग सकती है। आप चाहे तो जेई का पीवाईक्यू करा सकते हैं, उसमें थोड़ा बड़े नंबर से 10 और 42 थे, पर आंसर्स आ जाते हैं। वो क्लास आने के बाद भी आपको ये पता लगेगा सिर्फ डब्बों का साइज कितना है। उस डब्बों के साइज में फिर आपको एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट भी करने होंगे, जैसे हमने करके दिखाए थे कि जब दो दो एलिमेंट थे, दो क्लासेस थी, तो हमने पीएनसी लगा के आंसर निकाला था। तो वो आपको तब ध्यान रखना पड़ेगा। नॉनदलेस टाइम खत्म हो गया, वीडियो काफी लंबा हो गया। अगला वाला वीडियो, इसमें हम इक्विवेलेंस के और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, काउंटिंग ऑफ रिलेशंस के ऊपर, काउंटिंग ऑफ फंक्शंस के ऊपर, और स्टर्लिंग नंबर से भी इसका क्या कनेक्शन है। तो एक बार कमेंट कीजिएगा इफ यू नीड द नेक्स्ट वीडियो। इसके साथ साथ जो बच्चों ने अगर टेली ड्रिवन सिलेबस अभी तक किया है, वो भी घबराए नहीं, वो एक बार हमारे बैचेस चेकआउट कर सकते हैं। मैं ज्यादा इसको पुश नहीं करूंगा, बैचेस नहीं तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस डाल रहे हैं कि बच्चे जो अज्यूम करके जाते हैं वो चीजों को वहां चैलेंज मिले। तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। नॉनदलेस, टेक केयर, बाय।